नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एरीज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों का जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, उसके संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं जो जरूरी भी है। अगर आप टाइम पास करने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आपके टाइम पास करने के लिए नहीं। अगर आपको टाइम पास करना दूसरे और भी बहुत से चैनल आप वहां पे जाके देख सकते हो, लेकिन अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो और आप किसी चीज को गहराई से जानना चाहते हो, किसी विषय को आप समझना चाहते हो, तो ही आप ये वीडियो देखिए। क्योंकि टाइम पास करने के लिए या आप जितना जानना चाहते हैं उसके लिए बहुत से और भी चैनल मिल जाएंगे यार। आप देखोगे कि कई वीडियो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, एक ही वीडियो के अंदर सारे मौलिक अधिकार कंप्लीट करवा दिए, लेकिन उनसे आपने सीखा कितना है, आपने किसी विषय को समझा कितना है, ये सब महत्व रखता है। तो अगर आप सीखना है, समझना चाहते हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो आज है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकारों से तात्पर्य क्या है? मौलिक अधिकारों से अपना तो वो जान लीजिए कि जो मौलिक अधिकारों से तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति। तो ये बात भी आप थोड़ा याद रखिएगा। और जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राज्य के जो कठोर नियम और प्रतिबद्धताएं होती हैं उनके विरुद्ध आम नागरिक को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं। तो ये है मौलिक अधिकार। और देखिए, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो तानाशाही को मर्यादित करने के लिए भी होते हैं, ताकि जो राज्य है वो तानाशाह ना बन जाए। तो इसमें संदर्भ में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की जा सकती है, जाना जा सकता है इसको। और देखिए, जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी विशेषता होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। ये चीजें आप याद रखना, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, यह भी मौलिक अधिकारों की विशेषता है। और राज्य की तानाशाही को मर्यादित करना, राज्य की तानाशाही को मर्यादित करना। और देखिए, जो मौलिक अधिकार होते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर व्यक्ति को अधिकार मिल गए तो वो अपनी मनमर्जी से कोई भी कार्य कर सकता है, ऐसा भी अर्थ नहीं है मौलिक अधिकारों का। जो अधिकार मिले हुए हैं कानून की सीमाओं में रहते हुए ही उनका उपभोग किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखना कि जो मौलिक अधिकार हैं इनका तात्पर्य या इनका जो अर्थ है वो कानून का राज स्थापित करना है, ना कि किसी एक व्यक्ति का। तो कानून का राज स्थापित करना, कानून का राज स्थापित करना। जो कानून का राज स्थापित करना है इससे हम देख सकते हैं विधि के शासन की व्यवस्था, विधि के शासन की व्यवस्था। तो इस संदर्भ में भी हम देख सकते हैं कानून का राज स्थापित करना है। जो आपको पता ही होगा इस बात का कि जो विधि के शासन की व्यवस्था है इसको कहां से लिया गया है? तो विधि के शासन की जो व्यवस्था है ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। हर चीज मैं आपको अलग बताते चलूंगा। विधि के शासन की जो व्यवस्था वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ये थोड़ा आप याद रख लेना। अब इसके बाद आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, संविधान के भाग 3 में संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है, जो कहां से कहां तक है? भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का आपका उल्लेख मिलता है। यह बात आप याद रखना।
और जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ये हमने कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। ये बात भी आप याद रखना। मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। देखिए, आप देख रहे हो, आपको जो भारतीय संविधान है इसमें अनेक ऐसे प्रावधान मिलेंगे जो हमने अलग अलग राष्ट्रों के संविधान से लिए हैं। देखिए, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अलग अलग राष्ट्रों के जो संविधान थे उनका अध्ययन किया था। उनको काफ़ी भटकना पड़ा था अपने संविधान निर्माण के लिए, काफ़ी मेहनत की थी उनने। तो भटकना, इससे एक शायरी याद आ रही है जो कुछ यूं है, जो कभी ना चाहा और कभी ना समझा, जो कभी ना चाहा और कभी ना समझा, वही समझता रहा हूं मैं। तेरी जुस्तजुए मोहब्बत में ए सनम, दर बदर भटकता रहा हूं मैं। आंखों में अश्क लिए गुजारी है एक जिंदगी मैंने, और तुझको भूल गया अब लोगों से ये कहता रहा हूं मैं। तो देखिए, जो संविधान निर्माता थे उनको भी बहुत भटकना पड़ा था, बहुत अध्ययन करना पड़ा था भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। तो जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान हो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, आप ये थोड़ा याद रखना। अब इसके बाद देखिए, जो भाग 3 है इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को ही कहा जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, तो ये भी आप थोड़ा याद रखना। अब देखिए, यहाँ से एक क्यूरी क्रिएट होती है कि संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है भाग 3 को, आखिर क्या रीज़न है, तो वो जानते हैं। आइए, तो हम बात करते हैं 1215 की। 1215 ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन। ब्रिटेन के राजा किंग जॉन। तो 1215 में जो ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन ने अपने सामंतों के दबाव में आकर एक अधिकारों का परपत्र जारी किया था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। और जो मैग्ना कार्टा था वो विश्व में अधिकारों का पहला लिखित परपत्र था दोस्तों। यह कारण है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ये भी लिखित कुछ अधिकार भारतीय जो लोग हैं उनको प्रदान करता है या उपलब्ध करवाता है। ये कारण है कि भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये थोड़ा आप याद रखना। अब देखिए, अगर इनके बारे में और थोड़ी और चर्चा की जाए तो जो मौलिक अधिकार हैं इनकी संख्या 7 थी शुरुआत में। तो आपके यहां से भी कैसे उठ सकता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी दोस्तों, याद रखना। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7 है, 6 है दोस्तों, सॉरी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। और मूल संविधान में अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ये आप याद रखना। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा अधिकार था जो हटा दिया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम बात करते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 के अंदर था आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जिसको अब निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। जो संपत्ति का अधिकार था इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आपका अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में जो भारतीय संविधान का भाग 12 है उसके अनुच्छेद 300 के अंदर संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया है। ये आप याद रखना। तो आइए इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं, हम और जानते हैं मौलिक अधिकारों को। तो देखिए, जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के लिए नकारात्मक प्रकृति के हैं दोस्तों, या निषेधात्मक प्रकृति के हैं। ये भी आप याद रखना। जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के लिए निषेधात्मक या नकारात्मक प्रकृति के हैं।
निषेधात्मक या नकारात्मक प्रकृति के। दोस्तों आप देखते हैं कि राज्य लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा, उनके धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा। राज्य लोगों को लिंग जाति के आधार पर समानता प्रदान करेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये राज्य के जो नियम हैं उनके विरुद्ध लोगों को अधिकार प्रदान किए गए हैं जो आपके मौलिक अधिकार हैं। तो ये भी एक कारण है कि जो भाग 3 है आपके मौलिक अधिकार हैं, राज्य के लिए निषेधात्मक प्रकृति के हैं या राज्य के लिए नकारात्मक प्रकृति के हैं। दोस्तों आप ये बात याद रखना। आइए थोड़ा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो आपको पता होगा जो दूसरी विशेषता है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। दोस्तों वाद योग्य का क्या अर्थ है? वाद योग्य का अर्थ है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकते हो, यह आपके पास अधिकार है। तो इसलिए ये वाद योग्य है क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। लेकिन देखिए यहां भी मैं आपको एक बात बता देता हूं, याद आ रही है अब, इसी से संबंधित है कि जो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट रक्षा करने की, वो सिर्फ तभी तक देता है जब तक कि संसद उनके अंदर कटौती ना कर दे। ये भी आप याद रखना। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 35 के बारे में। अब सिर्फ थोड़ी सी बात करेंगे। जो अनुच्छेद 35 है वो संसद को यह अधिकार देता है कि संसद है मौलिक अधिकारों के अंदर या मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है इसके अंदर कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 35 ये अधिकार देता है, संसद को कटौती का अधिकार देता है मौलिक अधिकारों के अंदर। ये बात आप याद रखना, अनुच्छेद 35। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो तभी तक रक्षा की गारंटी देता है जब तक कि संसद कटौती ना कर दे मौलिक अधिकारों में। अनुच्छेद 35। अब देखिए हम बात करते हैं अखबार 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 की हम बात करते हैं। इसमें क्या व्यवस्था की गई थी? 24वां संविधान संशोधन 1971 में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में जो संविधान संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के आधार पे होगा। अनुच्छेद 368 के अंदर जो प्रक्रिया बताई गई है उसी के आधार पर मौलिक अधिकारों के अंदर संविधान संशोधन किया जा सकता है। संसद को यह अधिकार दिया गया था। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह प्रावधान बनाया गया था। अब यहां से भी देखिए बहुत जो अपना भारतीय संविधान है बेहद खूबसूरत है। आप देख रहे हो कैसे फैक्ट के अंदर से फैक्ट निकलते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया था कि वाद योग्य है, सुप्रीम कोर्ट गारंटी देगा और फिर संसद को कटौती का अधिकार। अनुच्छेद 35 24वां संविधान 1971 में ये करके कहा गया था कि 368 के आधार पे ही संविधान संशोधन किया जाएगा मौलिक अधिकारों के अंदर। और उसके बाद आपको फिर पता होगा केशवानंद भारतीवाद 1973, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। केशवानंद भारतीवाद 1973। तो जो केशवानंद भारतीवाद 1973 था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी संविधान संशोधन होगा वो संविधान के मूल ढांचे को देखते हुए होगा। मतलब मूल ढांचे के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता या जो मूल संविधान है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये जो प्रावधान या ये जो आदेश दिया था कोर्ट ने, ये कब दिया था? केशवानंद भारतीवाद 1973 के वक्त ही दिया था। तो आप ये भी अब थोड़ा याद रखना। तो ये हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। अब थोड़ी और भी करते हैं इसके बारे में चर्चा। अब देखिए आपको पता होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है या इनको स्थगित किया जा सकता है। ये भी आप याद रखना।
दोस्तों यहाँ भी जो देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, उसकी जो शब्दावली है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल है और हर एक शब्द का अपना अर्थ निकलता है। तो यहाँ भी मैं आपको बता देना जरूरी समझता हूँ कि देखिए एक होता निलंबन या स्थगन और एक होता हनन। तो यहाँ पे आप याद रखना, जो निलंबन मौलिक अधिकारों को निलंबित या स्थगित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन करने का जो अधिकार है वो संसद को है। दोस्तों ये बात आप याद रखना। तो देखिए मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और कब किया जा सकता है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। वैसे इसके बारे में हम जब राष्ट्रपति का आपातकाल पढ़ेंगे उस समय विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो आपको पता होगा कि जो 20 और 21 हैं उनका हनन नहीं किया जाएगा। दोस्तों एक मेरा स्टूडेंट रहा है तो उसने इस बारे में क्वेश्चन भी पूछा था एक बार, तो हो सकता है ये आपके माइंड में भी ये क्यूरी क्रिएट हुई हो या ये संदेह रह गया हो, इसलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में थोड़ी। देखिए मौलिक अधिकारों को निलंबन का अधिकार है राष्ट्रपति को, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ऐसे अधिकार हैं आपके जिनका राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबन नहीं होता, ये भी आपको पता है। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 358 के बारे में। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 जो आपका अनुच्छेद 19 है इससे संबंधित है। दोस्तों देखिए कैसे अनुच्छेद के अंदर से अनुच्छेद निकल रही है। जो अनुच्छेद 358 है ये अनुच्छेद 19 से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो अनुच्छेद 19 है युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय इसका अपने आप निलंबन हो जाएगा। युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय इसका अपने आप ही निलंबन हो जाएगा। दोस्तों ये आप बात याद रखना। लेकिन यहाँ पे एक बात और बता देता हूं मैं, जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 प्रकार से या 3 कारणों से लगाया जाता है। पहला, भारत के द्वारा किसी युद्ध में शामिल होने पर। दूसरा, किसी दूसरे देश के द्वारा भारत पर आक्रमण कर देने पर या बाह्य आक्रमण के कारण। और जो तीसरा कारण है वो है सशस्त्र विद्रोह, जिसको पहले आंतरिक अशांति कहा जाता था। तो आप ये बात यहाँ पे थोड़ी याद रखना कि जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है, अनुच्छेद 19 का जो निलंबन है वो युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण होता है। दोस्तों सशस्त्र विद्रोह के समय अगर आपातकाल लगाया गया है, सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर आपातकाल लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा। दोस्तों यह प्रावधान आपको पता ही होगा कब जोड़ा गया था, अगर नहीं पता है तो आप याद रखना 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये प्रावधान किया गया था कि जो सशस्त्र विद्रोह है इसके कारण अगर आपातकाल लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा। दोस्तों और यहाँ पे एक बात और याद रखना, जो सशस्त्र विद्रोह है इससे पहले भारतीय संविधान में जो मूल कारण था तीसरा वो था आंतरिक अशांति। राष्ट्रीय आपात का जो तीसरा मूल कारण और आंतरिक अशांति था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया गया, क्योंकि जो आंतरिक अशांति जो शब्द था वो परिभाषित नहीं था, इसलिए संविधान संशोधन किया गया था। तो ये देख रहे हैं आप, हमने मौलिक अधिकारों के विषय में थोड़ी चर्चा की है। अब आइए जानते हैं इन मौलिक अधिकारों को। तो देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक चलते हैं। तो आइए उनको हम क्रमवार जानते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 12 के बारे में। अनुच्छेद 12, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 है वो राज्य शब्द को परिभाषित करता है, ये बात आप याद रखना। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है, राज्य शब्द को
परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12। देखिए इसके अंदर कहा गया है कि न केवल राज्य व संघ बल्कि हर सरकारी संस्था व हर वह संस्था जो राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग के द्वारा चलाई जा रही है, वो सभी संस्थाएं भी राज्य शब्द में ही आएंगी दोस्तों। तो ये बात आप याद रखना है, जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है वो कौन सा अनुच्छेद करता है आपका? अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13, देखिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है? ये न्यायालय को यह अधिकार देता है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो जो विधि बनाई गई है या जिस विधि के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। यह अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 13। और देखिए इसके साथ साथ अनुच्छेद 13 न्यायालय को उस विधि को असंवैधानिक घोषित करने का भी अधिकार देता है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यह बात आप थोड़ी याद रखना। मतलब अगर देखा जाए तो जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 13 प्रदान करता है न्यायालय को। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है। और देखिए जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका। ये बात आप याद रखना दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर हम ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में बात करें तो जो ब्रिटेन का संविधान है उसके अंदर संसद की सर्वोच्चता दी गई है। संसद की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत हमने ब्रिटेन से उठाया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने न्यायिक पुनरावलोकन भी उठा रखा है अमेरिका से। ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में अगर बात की जाए तो संसद सर्वोच्च है। उसमें अगर संसद ने मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई कानून बना दिया तो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन हमने अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत उठाया है, अनुच्छेद 13 के अंदर उसको परिभाषित भी किया गया है। तो याद रखना कि भारतीय संविधान में अगर कोई ऐसी विधि जोड़ी जाती है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो भारतीय न्यायालय उसकी समीक्षा करेगा। यह बात आप याद रखना। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत अनुच्छेद 13 में बताया गया है, इसके साथ साथ अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है उसको भी परिभाषित किया गया है। विधि शब्द को भी परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है, यह बात भी आप याद रखना दोस्तों। देखिए विधि शब्द से तात्पर्य क्या है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नए जुड़े हैं और जो मेरी टीम वाले थे वो बता रहे थे कि भाई तू तो घनी गहराई में चला जा यार, थोड़ा बेसिक बताया कर। तो मैं विधि शब्द को भी आज आपको बता रहा हूँ और कोशिश यही है कि बेसिक से आपको गहराई में लेके जाऊँ, बिल्कुल डेप्थ में जाके आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में बनते हैं वो आपके सही हो। तो यही कोशिश है। तो देखिए विधि शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है? प्रत्येक वो कानून या वो बिल या प्रत्येक वो एक्ट जो राज्य विधानमंडल ने पारित किया है। राष्ट्रपति ने अगर कोई अध्यादेश पारित किया है या कोई अधिसूचना जारी की गई सरकार के द्वारा या कोई रूल या नियम बनाया गया है, ये सब विधि शब्द में आएंगे। तो विधि शब्द को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता? आपका अनुच्छेद 13 करता दोस्तों, ये भी आप याद रखना। अब इसके बाद देखिए इसके बाद जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें से या उनका प्रारंभ होता है हमारे 6 मौलिक अधिकारों का। और 6 मौलिक अधिकारों में जो पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। देखिए दोस्तों अगर कोई आपसे पूछ ले
कि जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, इसके अंदर कितने अनुच्छेद आते हैं? तो आप देखोगे अनुच्छेद 14 से 18 तक है, तो 14 4 18 देखोगे आप, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि समानता के अधिकार के अंदर कितने अनुच्छेद आते हैं, तो आपका आंसर होगा 5, क्योंकि देखोगे आप 14, 15, 16, 17 और 18, तो समानता का जो अधिकार है उसके अंदर आपके 5 अनुच्छेद आते हैं दोस्तों, ये बात आप थोड़ी याद रखना। अब हम क्रमवार प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 14 देखते ही कई स्टूडेंट होंगे जिनके माइंड में आ गया होगा विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, समक्ष समानता। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, वही गला सूख गया। तो देखिए दोस्तों, विधि के समक्ष समानता की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन के एक राजनीतिज्ञ थे डाइसी, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ, ये डाइसी ने दिया था सिद्धांत, रूल ऑफ द लॉ। और जो रूल ऑफ द लॉ का डाइसी का जो सिद्धांत था, यहीं से आपका विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लिया गया है, यह बात भी आप याद रखना। इसके बाद देखिए कि जो यहां से क्वेश्चन और उठता है कि विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है या जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर समानता की बात की जाए, मतलब सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, यही मतलब हुआ विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सभी समान है। देखिए, समानता है वो लाई नहीं जा सकती अगर देखा जाए तो। जो हमारे अरस्तु हैं, एक राजनीतिज्ञ हैं, जो उन्होंने कहा था कि समाज के विभिन्न वर्गों के अंदर समानता अवांछनीय है। मतलब जो समानता है, आप उसको एक किसी चीज को आधार मानकर या एक ही विषय को आधार मानकर आप समाज में समानता नहीं ला सकते। तो जो विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत हमारा, ये नकारात्मक प्रकृति का है, आप ये बात याद रखना। विधि के समक्ष समानता जो सिद्धांत ये नकारात्मक प्रकृति का है, वो क्यों है? तो आइए हम चर्चा करते हैं इस बारे में। देखिए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। एक उदाहरण देते हैं हम। 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। वहां पे एक अपाहिज व्यक्ति है, एक अपाहिज व्यक्ति है, और एक जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। एक अपाहिज व्यक्ति और एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है दोस्तों। तो क्या ये समानता हुई? क्या ये समानता है? क्या अपाहिज व्यक्ति 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ पाएगा, या क्या अपाहिज व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के बिल्कुल समान दौड़ पाएगा? तो दोस्तों, ये समानता नहीं है। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 14 वो एक और बात बताता है, आप ये बात याद रखना, और यही बात आपके काम भी आएगी। देखिए, जो विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत है, विधि के समक्ष समानता जो सिद्धांत था वो एक जैसे व्यवहार पे समानता की बात करता है। यह समानता के एक जैसे व्यवहार की गारंटी देता है। समानता के एक जैसे व्यवहार की गारंटी देता है विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत। इसलिए जो विधि के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, सिद्धांत ये नकारात्मक प्रकृति का दोस्तों, जो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब यहां पे एक और बात है, वो क्या है? वो है विधियों का
समान संरक्षण विधियों का समान संरक्षण। ये काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों, ये मुझसे एक बार पूछा गया था। जो विधियों का समान संरक्षण है ये मुझसे पूछा गया था, और जो पूछने वाला था वो मेरा बेहद अजीज था। जो शख्स ने मुझसे पूछा था, दिल के बेहद करीब था वो। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है आपका। देखिए एक शायरी याद आ रही है यहाँ से, विधि के समान संरक्षण जो मैंने बताया था, मुझसे भी पूछा गया था किसी ने, और जो पूछने वाला था बेहद अजीज और बेहद करीब था दिल के। तो शायरी है हरियाणवी में शायरी, ये उसका प्यार बस प्यार नहीं मानो कहर होया, ये उसका प्यार बस प्यार नहीं मानो कहर होया, उसकी यादा में गिरता हर एक आंसू जहर होया, उसके सिवा ना कुछ देखा ना लिखा ना चाहा मैंने, वो राजस्थान की छोरी थी और जयपुर उसका शहर होया। तो देखिए दोस्तों, विधियों के समान संरक्षण का जो सिद्धांत है, जो प्रावधान है, हम इसको समझते हैं। जो ये प्रावधान है ये समान परिस्थितियों में समानता की बात करता है, समान परिस्थितियों में समानता की बात करता है। जो विधियों का समान संरक्षण ये कहता है कि समान परिस्थितियों में ही समानता की बात की जा जाएगी। मतलब अगर वहां पे दौड़ रहे हैं, अगर अपाहिज दौड़ रहे हैं तो वहां पे समानता होगी, अगर सारे स्वस्थ व्यक्ति दौड़ रहे हैं तो वहां पे समानता होगी। इसलिए जो विधियों का समान संरक्षण का सिद्धांत है ये सकारात्मक प्रकृति का है दोस्तों, आप याद रखना। और जो प्रावधान ये कहां से लिया गया, ये हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका से। मतलब समान परिस्थितियों में ही समानता दी जाएगी या समानता की जाएगी, इसकी बात करता है विधियों का समान संरक्षण। और एक जैसे समानता के एक जैसे व्यवहार की बात कौन करता है, विधि के समक्ष समानता, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये बातें हैं अनुच्छेद 14 के बारे में जो हमने की हैं। मेरे ख्याल से आपको अनुच्छेद 14 क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर सिर्फ विधि के समक्ष समानता नहीं होकर और भी बातों का जिक्र किया गया है। तो आप ये बात मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं इससे। और देखिए जो अनुच्छेद 14 है इसके बारे में कुछ और बातें याद आ रही हैं कि कुछ इसके अपवाद भी हैं। अनुच्छेद 14 की विधि के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है, यानी कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, इसके कुछ अपवाद हैं, मैं वो बता देता हूं आपको कौन कौन से अपवाद हैं वो। देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसके अपवाद हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसके अपवाद हैं, क्योंकि पद पर रहते हुए इनके द्वारा कोई भी जो कार्य या कोई भी निर्णय लिए जाएंगे वो कानून के अंदर, संविधान के अंदर, वो उनकी समीक्षा नहीं की जाएगी और उनका पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं या इसके जो भी कार्य या जो भी निर्णय लेंगे उसके प्रति जवाबदेह नहीं होंगे किसी भी न्यायालय के अंदर। तो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं वो इसके अपवाद हैं दोस्तों, आप ये याद रखना। उसके बाद जो इसके अपवाद हैं अगर बात की जाए तो जो विदेशी राजदूत भारत के अंदर रहते हैं, विदेशी राजदूत, वो भी इसके अपवाद हैं दोस्तों। अब और इसके बारे में बात की जाए तो देखिए जो विदेशी संस्थाएं हैं जैसे यूएनओ, और यूएनओ क्या है, अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारी इसकी अपवाद अनुच्छेद 14 की। और कौन हो सकता है इसका अपवाद, देखिए हाँ ये बात भी आप थोड़ी याद रख लेना, जो संसद और जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो बैठक के 40 दिन पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इसका अपवाद रहते हैं। जो संसद या विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो बैठक के 40 दिन पहले व 40 दिन बाद तक इसका अपवाद रहते हैं। ये कुछ अपवाद है जिनके बारे में मैंने बताया है, तो ये भी आप याद रखना अनुच्छेद 14 के संदर्भ में। अगर आपको अब भी कोई संदेह या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद देखिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में दोस्तों, अनुच्छेद 15 के बारे में।
देखिए कल भी कमेंट सेक्शन में मेरे पास एक मैसेज आया, सॉरी इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था कि आप ये शायरी कहाँ से लाते हो। तो देखिए दोस्तों, जो शायरी है वो मेरे अपने दिमाग की उपज है, मैं खुद लिखता हूँ। पढ़ने से अलावा मैंने एक ही अच्छा काम किया है, दूसरा जो अच्छा काम किया है पढ़ने से अलग वो शायरी लिखना ही किया है। तो ये मेरे खुद के दिमाग की उपज है। तो आइए देखते हैं हम अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं हम। देखिए मैं आपको ये बात बता देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा गहराई से करवाया जा रहा है, यही आपके काम का नहीं है। यह हो सकता है आप में से कई ऐसे भी होंगे जो बोर हो जाते हो, तो उनको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी ध्येय या ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं कुछ भी अपने पास बचा के रख लूँ, या मुझे पेड करना है या अपने पास बचा के रखना है, ऐसा मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। मेरे पास जो भी है या जो भी इसके संदर्भ में फैक्ट बन सकते हैं मैं वो सभी आपको देना चाहता हूँ, या उन सब के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि जिससे आपका जो भी छोटे से छोटा भी जो डाउट रहा है आज तक वो सभी क्लियर हो जाएं आपके। इसी उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने। और जो दूसरी वीडियो हैं जो आपने अब तक देखी हैं वो भी इसी उद्देश्य के साथ डाली गई हैं। आप समानता के अधिकार के संदर्भ में आप और भी बहुत सी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कई वीडियोज ऐसी भी जिनमें एक ही वीडियो के अंदर मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन आप भी अब देख रहे हो, पढ़ रहे हो आप, क्या मौलिक अधिकार इतनी छोटी सी चीज़ है कि एक ही वीडियो के अंदर वो समाप्त कर दिए जाए। तो देखिए समझिए आप विषय को, काफ़ी सुंदर बेहद खूबसूरत विषय टॉपिक है ये अपने भारतीय संविधान का। और देखिए जो मौलिक अधिकार हैं ये आपके निजी जीवन में बेहद काम आएंगे। आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। एक वीडियो भी वायरल हुआ था इसके संदर्भ में, इसके बारे में। वो वीडियो ये था कि एक कपल पार्क में बैठा हुआ था और वहाँ पे जो पुलिस वाले थे वो आके पूछताछ करने लग गए। उनके तो वकील वहाँ पे आया था। तो देखिए वहाँ पे जो वकील था उसने किस अनुच्छेद को आधार बनाया था, तो उसने अनुच्छेद 21 को आधार बनाया था। आपको ये बात पता होगी, लाइफ एंड लिबर्टी, क्योंकि आपके पास ये स्वतंत्रता थी। अगर आप बालिग हो तो आप जा सकते हो, तो ये आपके निजी जीवन में भी काम आ सकता है। मौलिक अधिकारों को आप पढ़िए और बिल्कुल गहराई से पढ़िए। तो हम अनुच्छेद 15 के बारे में देखिए बात करते हैं। जो अनुच्छेद 15 है वो आपको 5 आधार पर समानता की बात करता है। और वो कौन कौन से हैं? धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान। जो अनुच्छेद 15 है वो 5 आधारों पर समानता की बात करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 15 के अंदर समानता के कितने आधार हैं? 5 आधार हैं। कौन कौन से हैं वो? धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान। लेकिन इसका भी अपवाद है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंदर इस अनुच्छेद का भी अपवाद है। वो कौन सा है? तो हम देखते हैं। अनुच्छेद 15(3) इसका अपवाद है। यहाँ पे कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15(3) कहता है कि राज्य महिला व बच्चों को विशेष प्रावधान उपलब्ध करवाएगा। महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। महिलाओं व बच्चों को विशेष प्रावधान देगा राज्य। 15(3) इसका अपवाद है, बात आप याद रखना। उसके बाद देखिए एक बात करते हैं, शैक्षणिक जो क्षेत्र हैं, आपको पता होगा उनके अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो शैक्षणिक आपके क्षेत्र हैं या जो यूनिवर्सिटी वगैरह हैं या जो संस्थाएं हैं शैक्षणिक, उनके अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो कहाँ से आई है, इस बारे में हम आज बात करते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था उस समय की। थोड़ा पीछे आते हैं हम। तो जो मद्रास था, मद्रास राज्य था, उस समय तक तमिलनाडु था जो आपका अस्तित्व में नहीं आया था। तो जो राज्य था मद्रास राज्य था, आप याद रखना। तो मद्रास राज्य के अंदर एक आदेश चल रहा था, सांप्रदायिक आदेश था। जो सांप्रदायिक आदेश चल रहा था।
तो जो सांप्रदायिक आदेश था ये शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर, इस आदेश में ये कहा गया था कि जो शिक्षण संस्थान थे वहाँ पे जाति के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया था। तो क्या हुआ था दोस्तों, एक लड़की थी जिसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था, तो उसने इसको चुनौती दी, कोर्ट के अंदर जाकर इसको चुनौती दी, और कोर्ट ने अपना जो आदेश या अपना जो फैसला सुनाया था वो ये सुनाया था कि जाति के आधार पर शिक्षण संस्थानों में भेदभाव नहीं किया जा सकता या सीटों को आप ऐसे आरक्षित नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद क्या हुआ था, इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खारिज करने के लिए पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। तो जो पहला संविधान संशोधन 1951 में था, इसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में एक धारा जोड़ी गई 15(4). हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 15(4) के बारे में। अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, और जो अनुच्छेद 15(4) है वो ये प्रावधान देता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित होंगी। तो ये जो प्रावधान है ये 15(4) में दिया गया आपका, ये बात आप याद रखना। SC, ST और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सीटों में शैक्षणिक क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। ये बात भी आप याद रखना। 15(4) है जो वो शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है दोस्तों। और ये कब जोड़ा गया था, पहला संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। आप देख रहे हो जो सांप्रदायिक आदेश था उसके विरुद्ध कोर्ट ने फैसला सुनाया था, और उस फैसले को खारिज करने के लिए, खत्म करने के लिए ये 15(4) जोड़ा गया था। ये आप देख रहे हो। इसके बाद एक और है, उसकी बात करते हैं। आपको पता होगा 2000 मनमोहन सिंह जी की जो सरकार 2006 की बात करते हैं हम, उस वक्त भी एक फैसला आया था, वो भी आरक्षण से संबंधित था। तो उसके बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 15(5) की। तो देखिए क्या हुआ था दोस्तों, जो हमारे संविधान निर्माता थे जिन्होंने पहला संविधान संशोधन किया था, उन्होंने सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन उन्होंने जो उच्च शिक्षण संस्थान थे उनके अंदर कोई भी आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने नहीं की। तो एम्स में इसके विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था, जिसको देखते हुए मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भारतीय संविधान के अंदर 93वां संविधान संशोधन किया था 2006 में। तो उसको देखते हैं हम। तिरानवेवां संविधान संशोधन 2006। तो जो 93वां संविधान संशोधन 2006 में किया गया था, इसके द्वारा प्रावधान जारी किया गया। इसमें यह प्रावधान है कि SC, ST अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को, याद ध्यान रखना दोस्तों, ये अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की बात करता है। जो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15 अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग जो शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हुआ है उसको उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की बात करता है। ये बात भी आप याद रखना। देखिए 15(4) और 15(5) दोनों में समानता क्या है? तो दोनों में समानता ये है कि दोनों शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करते हैं। याद रखना आप। 15(4) और 15(5) दोनों में असमानता क्या है?
तो असमानता ये है कि 15/4 सामान्य शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है और 15/5 उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। यह बात भी आप थोड़ा याद रखना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने ये देखा अनुच्छेद 15। अब हम इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में, अवसर की समानता। देखिए जो अनुच्छेद 16 इसके बारे में हमने जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे उस समय भी जिक्र किया था। आज हम इसको विस्तार से देखते हैं अनुच्छेद 16 को। तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है ये अवसर की समानता की बात करता है। अवसर की समानता, अवसर की समानता। यहां भी आप एक बात याद रखना कि अवसर की समानता है जो उसके आधार क्या है या कितने आधारों पर अवसर की समानता की बात करता है ये। तो आप याद रखना 7 आधार बताए गए अनुच्छेद 16 के अंदर। कितने आधार बताए गए हैं दोस्तों? 7 आधार बताए गए हैं। वो 7 कौन कौन से हैं? धर्म, लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान। ये 5 तो जो आपने अनुच्छेद 15 में देखे थे वो ऐसे कैसे हैं, लेकिन ये 2 और अधिक आधारों की बात करता है। वे 2 आधार कौन कौन से हैं? उद्भव व निवास। उद्भव व निवास के आधार पे भी यह अवसर की समानता की बात करता है। लेकिन देखिए इसके बाद अगर हम बात करें इसके संदर्भ में, तो जो हमारा 16(3) है, याद रखना आप, जो अनुच्छेद 16(3) है वो इसका एक अपवाद है, क्योंकि अनुच्छेद 16 में कहा गया कि निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है या निवास के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। दोस्तों आप ये याद रखना, जो अनुच्छेद 16(3) है निवास के आधार पर विशेष प्रावधानों की बात करता है। विशेष प्रावधान। लेकिन यहां भी एक जो आपको बता दो एक फैक्ट है यहां भी कि 16(3) राज्यों को निवास के आधार पर विशेष प्रावधान देने की बात करता है, देने की चर्चा करता है। लेकिन दोस्तों उस संबंध में जो अधिकार बढ़ाने का या जो कानून बनाने का अधिकार वो संसद को है। संसद को है इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार। तो यह बात आप याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) की, जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है। दोस्तों तो आज हम 16(4) को भी देखेंगे। 16(4) भी अनुच्छेद 16 का अपवाद है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जाति के आधार पर या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन 16(4) इसका सबसे बड़ा अपवाद रहा है, हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आइए (16)(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सरकारी नौकरियों में आरक्षण वो 16(4) के आधार पे दिया गया है। दोस्तों आप ये याद रखना। अब देखिए जो 16(4) वो कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य सामाजिक आधार पर पिछड़ा जो वर्ग है उसका अगर सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो जो राज्य है वो उनके आरक्षण की, सरकारी नौकरियों में उस वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था करेगा। ये जो प्रावधान 16(4) में निहित है, यह आप याद रखना। देखिए ये कैसे पता चलेगा कि पिछड़ा वर्ग कौन है? कौन है पिछड़ा वर्ग? तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो अनुच्छेद 340 में, अनुच्छेद 340 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो एक आयोग का गठन करेगा जो भारत के अंदर इस बात का पता लगाएगा कि भारत में कौन सा वर्ग पिछड़ा हुआ है।
तो 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का प्रावधान है और कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। ये भी आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में? 340 में। आयोग का गठन कौन करवाता है या आयोग का गठन करने का आदेश कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। ये बात आप याद रखना। तो देखिए हम बात करते हैं 1953 का कालेलकर आयोग, काका कालेलकर इसके अध्यक्ष थे, दोनों के नाम से जाना जाता है। 1953 में पिछड़ा वर्ग का पता लगाने के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया दोस्तों। उसके बाद अगर बात की जाए तो 1978 मंडल आयोग, बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था पिछड़ा वर्ग आयोग का पता लगाने के लिए। जो मंडल आयोग था इसने 1979 में अपने काम की शुरुआत की थी और 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी या रिपोर्ट पेश की। 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की मंडल आयोग ने, पिछड़ा वर्ग से संबंधित थी जो। लेकिन देखिए आप देख रहे हैं 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय मंडल आयोग का गठन किया गया था, लेकिन जिस समय इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी उस समय तक मोरारजी देसाई की सरकार जा चुकी थी और इंदिरा गांधी सत्ता में थी, तो कोई ध्यान नहीं दिया गया मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उनकी तरफ भी। आप ये बात याद रखना, जो मंडल आयोग का गठन था वो भी 340 के प्रावधानों के आधार पर ही किया गया था। इसके बाद क्या हुआ? 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी जिस समय। तो वीपी सिंह की जो सरकार थी इसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और ओबीसी को आरक्षण दिया गया और जो ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई वो 27% की गई। तो आप याद रखना, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था, 1990 में दिया गया था। तो ये चीज़ें आप थोड़ी याद रखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एससी को 15% आरक्षण की बात करता है, ओबीसी को 27% आरक्षण की बात करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह लिख देता हूं अलग अलग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है वो एससी को 20% आरक्षण देती है, ओबीसी को 23% आरक्षण की बात करती है। तो आप ये देख रहे हो ये गैप क्यों है, किस कारण ये गैप है? इंडियन गवर्नमेंट है वो 15% दे रही, तो वहीं पे हरियाणा गवर्नमेंट एससी को 20% आरक्षण दे रही है। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं पे हरियाणा गवर्नमेंट उसको 23% आरक्षण दे रही है दोस्तों। तो ये जो गैप है ये जनसंख्या के कारण है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जनसंख्या है उसमें टोटल परसेंट एससी का 15% है, तो उनको 15% आरक्षण दिया गया है। भारत के अंदर हरियाणा के अंदर 20% है, तो उसको 20% आरक्षण दिया गया है। ये कारण है कि ये गैप निकल के आ रहा है अलग अलग। अब इसके बाद देखिए, अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो एक मुद्दा सामने आता है, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार 1992। ओबीसी को जिस समय आरक्षण दिया गया था, तो ओबीसी को आरक्षण देने के बाद जो इंदिरा साहनी थी उसने ये याचिका दायर की कोर्ट में कि जो ये
आरक्षण का आधार ये असंवैधानिक है, आप ऐसे आरक्षण नहीं दे सकते। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फैसला दिया था उसमें कहा गया था कि जो आरक्षण का आधार है वो संवैधानिक है, क्योंकि जो संविधान है या जो पिछड़ा वर्ग है उसको शैक्षणिक व सामाजिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था उसके लिए की जा सकती है, उसको आरक्षण दिया जा सकता है। तो इस वक्त जो आधार बताए गए थे वो सिर्फ दो ही आधार बताए गए थे आरक्षण के, सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर ही आरक्षण दिया जा सकता है। तो आप ये बात याद रखना। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार 1992 ये आपका आरक्षण से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, पिछड़ा वर्ग को दिया गया था। और ये बात आप याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओबीसी को कितने % आरक्षण दिया था, 27% आरक्षण दिया था। और देखिए इस समय और भी कई बातें बताई गई थी जो आरक्षण के संदर्भ में थी। तो कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार अपने आरक्षण का लाभ उठा लिया और वो क्रीमी लेयर के अंदर आ गया तो दोबारा उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। और भी इसके दौरान फैसले सुनाए गए थे कि जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता। ये भी जो भाई इस केस का मामला आया था उसी दौरान बताया गया था। तो ये सभी बातें आप देख रहे हो अवसर की समानता से जुड़ी हुई है। इसके बाद देखिए जो आपका 16(4) है, अनुच्छेद 16(4) है, जो अनुच्छेद 16(4) है इसको अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाता है। ये बात आप थोड़ा याद रखना कि जो 16(4) है दोस्तों इसके अंदर आरक्षण की जो व्यवस्था वो मर्यादित नहीं है, लेकिन जो 335 है इसके अंदर जो पद नौकरियां व जो सरकारी नियुक्तियां हैं उनके अंदर प्रशासनिक व्यवस्था की जो सक्रियता है उसको बनाए रखने की बात की गई है। तो आप ये याद रखना जो 16(4) है वो 335 के साथ ही पढ़ा जाता है। आप इसको भी थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो ये हमने देखा था अनुच्छेद 16। अब इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। ये आपने देख ही लिया होगा 16(4) को 335 के साथ पढ़ा जाता है जो प्रशासन में दक्षता बनाए रखने की बात करता है। और 16(4) में आरक्षण की जो व्यवस्था हो मर्यादित नहीं है। आपने ये सब कुछ देख लिया। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 का आप सबको पता होगा असमप्रसता का अंत। असमप्रसता का अंत जो है वो असमप्रसता के अंत की जो बात की गई हो अनुच्छेद 17 में ही की गई है। तो देखिए जो अनुच्छेद 17 में असमप्रसता के अंत की बात की गई है, असमप्रसता को परिभाषित नहीं किया गया अनुच्छेद 17 के अंदर। आप ये बात याद रखना, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि असमप्रसता से तात्पर्य क्या भारतीय संविधान निर्माताओं का। लेकिन जो एक बार मैसूर हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, तो मैसूर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में असमप्रसता को थोड़ा परिभाषित करने की कोशिश की थी और उन्होंने असमप्रसता को ऐतिहासिक जो घटनाएं थी उनसे जोड़ते हुए बताया था कि पहले जो छुआछूत फैला हुआ था या मंदिर में या अन्य जो संस्थाएं थी वहाँ पे जाने की मनाही थी एक विशेष वर्ग की, तो अब से वो नहीं होगी। ये कहना चाहता आपका अनुच्छेद 17 जिसमें असमप्रसता या छुआछूत के अंत की बात की गई है। आप ये याद रखना। अब देखिए कुछ एक कानून थे जिसको आधार मानते हुए बनाए गए थे। आप देख सकते हो नागरिक संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955। ये अनुच्छेद 17 को ही आधार मानते हुए बताया गया था, जो अगर अनुच्छेद 17 का हनन होने पर 2 साल की सजा का प्रावधान की बात करता है नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955। तो इसका जो आधार था वो अनुच्छेद 17 ही था। और इसके बाद आप देख सकते हो जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम था।
तो जो आपका SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम था 1989 में लाया गया था, तो इसका आधार भी अनुच्छेद 17 ही रहा था। तो आप ये बात में थोड़ा याद रखना, अनुच्छेद 17 असपरसता या छुआछूत के अंत की बात करता है। अब इसके बाद जो अगला है अनुच्छेद 18, जो भारतीय समानता के अधिकार के अंतर्गत आखिरी अनुच्छेद आपका। अनुच्छेद 18। तो देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों के अंत की बात करता है, उपाधियों का या पदवियों का अंत, उपाधियों के अंत की बात करता आपका अनुच्छेद 18। इसके अंदर कुछ एक बातें बताई गई हैं जो आपको बता देना चाहता हूं। इसके अंदर 4 प्रावधान है मुख्यतः इसके अंदर 4 प्रावधान हैं। वो कौन कौन से हैं मैं अलग अलग बता देता हूं आपको। जो पहला प्रावधान है वो ये है कि राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त, शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। पहला प्रावधान है ये। और जो दूसरा प्रावधान है, दूसरा प्रावधान है कि कोई भी भारतीय नागरिक है, कोई भी भारतीय नागरिक है किसी भी विदेशी राज्य से, किसी भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यह बात भी आप याद रखना। अब जो तीसरा प्रावधान है वो ये है कि कोई भी विदेशी अगर राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर आसीन है, कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर आसीन है तो वो भी किसी भी दूसरे विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। और जो अंतिम इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि धारण नहीं कर सकता, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि धारण नहीं कर सकते, उपाधि धारण नहीं कर सकते। अर्थात अगर राष्ट्रपति की अनुमति है तो आप उपाधि धारण कर सकते हो दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आपको बताया गया है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहे तो ये आज हमने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहते हो तो देखिए या आज हमने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। मेरे ख्याल से आपको इससे संबंधित जो भी संदेह या जो भी डाउट थे इससे रिलेटेड वो सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे पास मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।